हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जाम पर। हम है कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ आप लोगों की इस बिहार एसआई की क्लास में। कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से यहाँ पे अपनी अपनी हाजिरी लगा देंगे। डिस्पाइट इट इज अ रिकॉर्डेड क्लास, लेकिन मुझे यहाँ पे आपकी प्रेजेंस पूरी चाहिए, ठीक है? और आप लोग जो है प्रॉपर एकदम बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर गलत हो रहा है तो उसको नोट डाउन कीजिए। कभी कभार कुछ अलग क्वेश्चंस आ जाते हैं और उन अलग क्वेश्चंस में से एक अलग क्वेश्चन आप लोगों के सामने यह है कि सेक, अ जापानीज अल्कोहलिक बेवरेज इज मेड फ्रॉम फर्मेंटेड डैश। सेक एक जापानी मादक पेय है जिसे किण्वित डैश से बनाया जाता है। सोयाबीन, ओटमील, राइस या व्हीट? हाँ जी, तो करिए, इसका आंसर क्या रहेगा? सोयाबीन, ओटमील, राइस या फिर व्हीट? देखो जब मैं इस सेक की बात करती हूँ स्टूडेंट्स, तो ये सेक क्या है? बेसिकली एक बेवरेज है। और अगर मैं इस बेवरेज की बात करती हूँ, ये फर्मेंटेशन किण्वन से बनेगा, ठीक है? अच्छा, आपने गोवा की फेनी का नाम सुना होगा। फेनी बेसिकली क्या है? काजू से, जिसको हम क्या कहते हैं? कैश्यू नट, उससे बनी हुई आपकी क्या होती है? ये एक बेवरेज होती है। तो बेसिकली क्या होगा? ये सेक जो होगा वो आपकी एक बेवरेज है जो किससे बनी है? जो आपकी राइस से बनी होती है। और जो फेनी है वो गोवा की एक स्पेशल है, डिश है, मतलब स्पेशल आपकी क्या रहती है? एक वो रहती है, क्या बोलते हैं, स्पेशल मादक पेय रहता है, अल्कोहलिक बेवरेज रहती है, जो किसकी बनी है? कैश्यू नट की बनी है, ठीक है? चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है स्टूडेंट्स आपके लिए? एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज थॉट टू हैव इन्वेंटेड द थर्मोस्कोप? निम्न में से किसको थर्मोस्कोप का आविष्कारक कहा जाता है? गैलीलियो गैलीली, कोपरनिकस, आइजैक न्यूटन या फिर जेम्स जोहानस केपलर? क्या आंसर करेंगे आप लोग यहाँ पे? क्या आंसर आ जाएगा? हाँ जी, हु इज थॉट टू हैव इन्वेंटेड द थर्मोस्कोप? तो आप क्या आंसर करोगे? थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ पे देखो आंसर क्या आ जाएगा? गैलीलियो गैलीली आ जाते हैं, जिनको थर्मोस्कोप का इन्वेंटर कहा जाता है। थर्मोस्कोप बेसिकली आपका तापमान नापने का कार्य करता है, ठीक है? तापमान को मापने का कार्य कौन करता है? थर्मोस्कोप करता है। और किसने ढूंढा था? गैलीलियो गैलीली ने इसको ढूंढा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टरीज कैरी द ब्लड दैट इज फिल्ड विद। धमनियां रक्त लेके जाती हैं जो भरा हुआ है डैश से, ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, टॉक्सिन्स यानी कि विषाक्त पदार्थों से या फिर लिपिड से? क्या आंसर करोगे? जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर कैसा रक्त हमें देखने को मिलता है? ऑक्सीजन वाला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, टॉक्सिन वाला या फिर आपका लिपिड्स वाला? देखो ये आपका हृदय, प्यारा सा, जैसा आप अपने बनाते हो बचपन से, जैसा बनाते आ रहे हो वैसे वाला हृदय, ठीक है? इससे आपकी जो है ना दो प्रकार की वो निकलती हैं, ट्यूब्स निकलती हैं, या इससे रिलेटेड दो प्रकार की ट्यूब्स हैं। एक ट्यूब वो है जो क्या है, जिसको मैं व्हाइट कलर से या ग्रीन कलर से बना रही हूँ, व्हाइट कलर से बनाते हैं, चलो, जिसको मैं व्हाइट कलर से बना रही हूँ, जो कैसा ब्लड लेके आती है? जो आपके हृदय के अंदर रक्त लेके आती है टू हार्ट, हार्ट की तरफ रक्त लेके जाती है, उसको हम कहते हैं वेन यानी कि शिरा,
ठीक है। और जो हृदय से लेके आती है रक्त को, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसको हम कहते हैं आर्टरी, यानी कि धमनी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? आर्टरी यानी कि धमनी कह देते हैं। तो वेन क्या करती है? वेन के अंदर जनरली कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या, इसका एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन कौन सी है? पल्मोनरी वेन। ठीक है, यानी कि फुफ्फुसीय शिरा। ठीक है, और ये क्या है? आर्टरी। आर्टरी के अंदर जनरली क्या होगा? ऑक्सीजन वाला रक्त। लेकिन यहां पे भी एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, और वो जो एक्सेप्शन है वो कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी। जो क्या करती है स्टूडेंट्स? जो आपका फुफ्फुसीय, इसको क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। और इस फुफ्फुसीय धमनी के अंदर आपको कैसा रक्त मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त मिलता है। और इस फुफ्फुसीय शिरा के अंदर ऑक्सीजन वाला रक्त मिलता है, इसलिए एक्सेप्शन है। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या है? आर्टरीज कैरी ब्लड दैट इज फिल्ड विद डैश। तो धमनियां रक्त लेके जाती हैं जो डैश से भरा हुआ है, तो यहाँ पे डैश का आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन से भरा हुआ होता है। जनरली पूछा है यहां। ठीक है, क्या पूछा गया है? जनरली पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है? 28 मार्च को, 24 मार्च को, 24 मई को, या 28 मई को? ठीक है, जल्दी से आंसर करें। क्या आंसर आएगा? 28 मार्च, 24 मार्च, 24 मई, 28 मई। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? 24 मार्च यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द फंक्शन ऑफ द लेंस इन आवर आईज इज टू। हमारी आंखें जो होती हैं, आंखों के अंदर लेंस का क्या काम होता है? कवर द आईज, आंखों को ढक देना इनका काम होता है। सेंड्स मैसेजेस ऑफ इमेजेस टू द ब्रेन, छवियों को संदेश के माध्यम से मस्तिष्क में भेजती है। नेक्स्ट है चेंज द फोकल डिस्टेंस ऑफ द आई, आंख की फोकल दूरी को बदलती है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट्स द आईज फ्रॉम इंजरी, आंखों को चोट लगने से बचाता है। तो देखो आपकी जो आंखें होती हैं, आंखों का जो लेंस होता है हाँ, तो अब देखो ये हुई आपकी आंख, आंख के अंदर ये हुआ आपका लेंस। इस लेंस की अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपकी कुछ मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी कुछ मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, और ये मांसपेशियां आपके इस लेंस को पतला या मोटा करने में मदद करती हैं। इन मांसपेशियों को हम क्या कहते हैं? सीलियरी मसल्स कहते हैं। सीलियरी मसल्स कहते हैं। और ये जो आपकी सीलियरी मसल्स होती हैं, इनको हम पक्षमाभी पेशियां कहते हैं। पक्षमाभी पेशियां कहते हैं। और यही किस चीज में मदद कर रहे हैं? यही आपके जो आंखों के लेंस है, इसको पतला या मोटा करने में मदद करती है। अब आपका आंख का जब लेंस पतला होगा, तो पतले होने पे क्या होगा? दूर की चीज जो होगी वो साफ दिखाई देगी। ठीक है, दूर की चीज को अच्छे से क्या कर पाएगा? आपका जो लेंस है वो अच्छे से फोकस कर पाएगा। और जब नजदीक आओगे तो वो उस लेंस को मोटा कर देगा, जिससे नजदीक की चीज साफ दिखाई देगी। तो बेसिकली ये जो लेंस होता है, ये क्या करता है? ये आपके फोकल लेंथ को चेंज करता है। दूर का देखना है कि नजदीक का देखना है, ये कौन डिसाइड करता है? ये आपका फोकल, वो आपका लेंस डिसाइड करता है। हमारे जो विजन का डिस्टेंस होता है वह कितना होता है स्टूडेंट्स? वह होता है 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस, यानी कि जो आपकी सबसे कम दूरी, जितनी दूरी पे आपको रख के पढ़ना चाहिए, वो जो लीस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर का।
ठीक है, और जो फार डिस्टेंस होता है या फार पॉइंट होता है आपकी आंखों का, वो क्या होता है, वो होता है अनंत, यानी कि सबसे आप अनंत दूरी तक देख सकते हो क्लियरली। ठीक है, लेकिन अगर आंखें खराब हो जाएं फिर तो ये आपका जो फार पॉइंट होता है चेंज हो जाता है, और अगर आंखें खराब हो जिसमें हाइपरमेट्रोपिया, वहां पे लीस्ट डिस्टेंस भी क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपकी आंखों की बात यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु इन्वेंटेड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? इयान फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, स्टीफन हॉकिंग ने, या फिर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने? हाँ जी, तो पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? देखो जी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हुआ करते थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने इस पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। और दूसरी बात, अगर मैं इस पेनिसिलिन की बात करती हूँ स्टूडेंट्स, तो ये जो आपकी पेनिसिलिन नामक, ये जो आपकी पेनिसिलिन नामक जो आपकी दवा है, ठीक है, ये किससे निकाली गई? ये एक फंगी से बनाई गई, एक कवक से बनाई गई। ठीक है स्टूडेंट्स, किससे बनाई जा रही है? ये आपकी एक कवक से बनाई जा रही है। दूसरी बात क्या आ जाती है यहाँ पे मेरे प्रिय छात्रों, ये आपकी कौन सी फंगी से बनाई गई? पेनिसिलम नोटेटम से बनाई गई। ठीक है, किससे बनाई गई? पेनिसिलम नोटेटम से बनाई गई। तीसरी बात यहाँ पे आ जाती है, ये जो पेनिसिलम नोटेटम है ये क्या करती है? ये बेसिकली वो जो बैक्टीरिया होगा, जो भी बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल को बनने से रोकती है। ठीक है, क्या करेगी? सेल वॉल को बनने से रोकेगी। और यही जो आपका पेनिसिलिन है ये आपका पहला एंटीबायोटिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म? निम्न में से क्या आपके एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? प्रोटोजोआ, आर्थ्रोपोडा, इकिनोडर्मेटा, या फिर एनालिडा? क्या आंसर करोगे आप लोग? जल्दी से बताएं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की बात करती हूँ तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमारा जो आर.एच. विट्टेकर जी ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर.एच. विट्टेकर जी ने, आर.एच. विट्टेकर जी ने। वहां पे हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स? वहां पे अभी खैर देखोगे आप लोग तो जो आपका मोनेरा किंगडम होता है वह आपका यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक होता है, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट होता है। ठीक है, यानी कि एक कोशिकीय प्रोकैरियोट होता है। ठीक है, अच्छा दूसरा यहां पे आ जाता है, मोनेरा के बाद आ जाता है प्रोटिस्टा। तो ये जो प्रोटिस्टा होता है यह भी आपका यूनिसेल्युलर होता है, लेकिन इससे अलग कैसे होगा? यूकैरियोट होने पर। ठीक है, क्या होगा? ये एक कोशिकीय और क्या होगा साथ साथ? यूकैरियोट होगा। मतलब इसके जो कोशिका झिल्ली, वो केंद्रक झिल्ली होगी वह पूरी तरह से बनी हुई होगी। हाँ जी, तो यहां देखो, यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो आपका जो प्रोटिस्टा होता है उसी का एक एग्जाम्पल क्या होता है? प्रोटोजोआ।
ठीक है, प्रोटोजोआ क्या हो जाएगा, इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, आपके लिए जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आता है वो कौन सा आ जाता है, प्रोटोजोआ आ जाता है। बाकी जब बात करते हैं हम आर्थ्रोपोड की, इकिनोडर्म की और एनालिडस की, तो आर्थ्रोपोड, अच्छा सबके ना एग्जाम्पल्स याद कर लो यहाँ पे साथ साथ। प्रोटोजोआ में आ जाते हैं आपको ट्रिपैनोसोमा या फिर आप लिशमैनिया, ध्यान रखिए, प्लाज्मोडियम, अमीबा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ट्रिपैनोसोमा, ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं। लिशमैनिया के कारण काला आजार होता है, प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है, मलेरिया होता है, एमीबा के कारण क्या होता है, एमीबियासिस यानी कि पेचिश हो सकती है, और साथ साथ मुंह में, दांतों में क्या हो सकता है, मतलब मुंह के अंदर क्या हो सकता है, पायरिया हो सकता है। लास्ट आ जाता है ट्रिपैनोसोमा, इसके कारण अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड के एग्जाम्पल्स क्या होंगे, जितने भी ऐसे कीड़े दिखाई दे जिनके हाथ पैर क्या हो, जिनमें जो हाथ हो वो मुड़ सकते हो। ठीक है, मैंने कीड़े बोला, अपने मत कहना कि हम भी आर्थ्रोपोड है क्या, वो क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर पूरा समझेंगे हम आगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना जिनके भी जॉइंटेड पैर हो, जॉइंटेड अपेंडेजेस हो, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, आर्थ्रोपोड। तितली हो गई, केकड़ा हो गया, ठीक है, टिड्डी हो गई, वो सब यहाँ पे आ जाते हैं। इकिनोडर्म्स, जिनकी स्किन के ऊपर क्या हो, स्किन के ऊपर कांटे हो, स्किन पर कांटे हो, ठीक है, वो इकिनोडर्म्स हो जाते हैं। फिर आ जाता है एनालिड्स। जब हम एनालिड्स की बात करते हैं, ये क्या होंगे, इनके ऊपर खंडी भवन पाए जाएंगे, खंडी भवन पाए जाते हैं और ये रेंगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो खंडी भवन किस पे पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर्स। अर्थवर्म देखा है ना, केचुआ देखा है ना, केचुए में क्या होता है, बहुत सारे छोटे 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 सेक्शंस पाए जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो आपका एनालिडा फैमिली में आ जाता है। लीच देखी होगी आपने, जोंक जिसे कहते हैं, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड मार्श गैस। ये मैंने आप लोगों को कार्बन वाले चैप्टर में भी करवाया था और ये कई बार पूछा जाता है पेपर में, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से किसको मार्श गैस कहा जाता है, प्रोपेन, इथेन, मिथेन या ब्यूटेन। तो क्या आंसर करोगे, विदाउट एनी डिले आंसर हो जाएगा मीथेन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, 7 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड। एक 7 अक्ष के जो बहुभुज होता है, जिसमें 7 अक्ष पाए जाएं, उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, अक्ष पक्ष रहने दो, आप इसको वो कहो 7 साइड का जो बहुभुज होगा, 7 साइड का बहुभुज जो होगा, ठीक है, नॉनागन कहेंगे, षटकोण यानी कि हेक्सागन कहेंगे, हेप्टागन कहेंगे या ऑक्टागन कहेंगे। तो देखो, नॉन शब्द का मतलब होता है 9, ठीक है, नॉन का मतलब क्या होता है, 9 होता है, हेक्स का मतलब होता है 6, हेप्ट का मतलब होता है 7, ऑक्ट का मतलब होता है 8। तो जिसके 7 साइडेड होंगे, 7 साइड्स होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, हेप्टागन कह देते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स आपके लिए, द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ प्रिजर्व्ड रिमेन्स एंड ट्रेसेस ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द रिमोट पास्ट आर कॉल्ड। दूरस्थ अतीत से जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या निशान के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, पैलेंटियोलॉजी या फिर फार्मेकोलॉजी। तो यहां देखो, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, ये बेसिकली आपका ह्यूमन की स्टडी होता है, ह्यूमन स्टडी। फिर यहाँ पे जब हम आर्कियोलॉजी की बात करते हैं, ये होती है फॉसिल स्टडी। फॉसिल नहीं मतलब पुरानी चीजों की स्टडी, यानी कि पुरातत्व विभाग आपने सुना होगा ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग। तो वो बेसिकली क्या है, वो आपके आर्कियोलॉजी की स्टडी कराता है। ठीक है, मतलब आपकी जो भी पुरानी चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पैलिएंटोलॉजी, मतलब ये हो जाता है फॉसिल्स की स्टडी। फॉसिल्स मतलब जो भी पुरानी चीजें हैं जो दब गई, जिनका रूप परिवर्तित हो गया और आज वो हमें ऊर्जा देने के काबिल है।
ठीक है, वो हो जाता है आपका जीवाश्म, ठीक है। और लास्ट आ जाता है फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी हो जाता है आपके मेडिसिन और की स्टडी, मतलब आप कौन कौन सी फार्मास्यूटिकल चीजों में कौन कौन सी आपको क्या मिलती है, मतलब दवाइयां आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टडी पूछा गया था प्रिजर्व्ड रिमेन्स की, जिन आपने अवशेषों को खुद प्रिजर्व करके रख रखा हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्कियोलॉजी सही आंसर हो जाता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज कंपेयर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू गेट द एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट। किस तत्व के परमाणु भार की तुलना उस तत्व के परमाणु भार को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किससे करी जाती है। अच्छा, किसी तत्व के, देखो मान लीजिए मैं बोलूं कि जो हाइड्रोजन है इसका परमाणु भार है 1, तो मैंने उसका परमाणु भार 1 किसके हिसाब से बताया, कौन सी ऐसी चीज थी जिसके हिसाब से कंपेयर करके मैंने बोल दिया कि हाइड्रोजन की परमाणु जो भार है वो 1 है। तो देखिए यहाँ पे ना हम हमेशा स्टैंडर्ड लेते हैं कार्बन को, ठीक है। कार्बन का जो परमाणु भार होता है 12 है, तो हम क्या कहेंगे, जो हाइड्रोजन को हमने जब तोला, ठीक है, उसको जब मास उसका मापा गया, तो हमने देखा हाइड्रोजन का जो मास है ना वो कार्बन की तुलना में 1/12 है। हीलियम का मास कार्बन की तुलना में 1/6 है। तो इसका मतलब क्या, हमने कार्बन को एक स्टैंडर्ड वैल्यू माना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स आपका कार्बन। कि कार्बन के हिसाब से देखो, हम कहते हैं ना कि ये 1 किलो का बाट है, उसके हिसाब से आप चीनी ले आते हो कि बट्टा कितने का है भैया, ये 1 किलो का बट्टा है, इसके हिसाब से आपकी चीनी इतनी हो गई, है ना। तो उसी हिसाब से जब आपने हाइड्रोजन का मास मापा, तो उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ एक कंपैरिजन के लिए वैल्यू होनी चाहिए ना। तो कंपैरिजन आप किसके हिसाब से करते हो, कार्बन के हिसाब से, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की शेप कैसी है। कुछ लोग कहते हैं एकदम गोल है, ठीक है, यानी कि एकदम परफेक्ट हेमिस्फीयर है। दूसरा है ज्यादातर फ्लैट होती है, मोस्टली फ्लैट होती है। तीसरा है परफेक्ट स्फीयर है, ठीक है। अच्छा, ये गोलार्ध है, मतलब ऐसे परफेक्ट हेमिस्फीयर है। दूसरे कहते हैं कि फ्लैट सी होती है शायद। नेक्स्ट है परफेक्ट स्फीयर है, एकदम गोल है। और चौथा है ऑब्लेट स्फीयर। ऑब्लेट स्फीयर का मतलब कुछ ऐसी सी है, साइड में से थोड़ी फैली हुई है, ठीक है, और ऊपर से थोड़ी सी चपटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, ऑब्लेट स्फीयर होती है। और ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था रेलवेज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अगर ऑब्लेट स्फीयर ना लिखा हो तो आपको जियोइड शब्द लिखा हुआ मिलता है, तो ध्यान रखिएगा आपको जियोइड मार्क कर देना है, ठीक है, अगर ऑब्लेट स्फीयर ना लिखा हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इंक्रीजेस व्हाट हैपेंस टू इट्स वेवलेंथ। जैसे ही एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है, उसके तरंग दैर्घ्य क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इनकी बढ़ता है। रिमेन्स द सेम, यह समान रहता है। इट डिक्रीजेस, यह घट जाता है। या फिर देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द टू, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। क्या आंसर करोगे आप लोग इसका। तो देखो, जब भी हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, वो अपनी एक जो कंप्लीट वेव होगी वो 1 मिनट में अपने आप को कितनी बार रिपीट कर लेती है, या 1 सेकंड में कितनी बार, 1 मिनट नहीं सॉरी 1 सेकंड में कितनी बार रिपीट कर लेती है। तो मान लीजिए आपकी एक वेव है, वो अपने आप को यहां तक 1 सेकंड हमने पाया कि 1 सेकंड में वेव यहां से यहां तक पहुंच गई। तो हमने क्या देखा, 1 वेव, 2 वेव और 2.5 वेव। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, इसकी फ्रीक्वेंसी हुई 2.5 हर्ट्ज। कैसे हुई भाई इसकी फ्रीक्वेंसी 2.5 हर्ट्ज, क्योंकि इस वेव ने 1 सेकंड में अपने आप को 2.5 बार रिपीट कर लिया। अब सोचो, जितनी पतली वेव होगी, अगर मैं इस वेव को थोड़ा पतला कर देती, अगर मैं इस वेव को थोड़ा सा पतला कर देती, अगर मैं इस वेव को ऐसे कर देती, तो क्या होता। अगर मैं इस वेव को ऐसे कर देती तो क्या होता स्टूडेंट्स, तो आप क्या देखते कि जो है ना, यहां पे जैसे 1 2 3 4 5, यानी कि 5 वेव अपने आप को कंप्लीट कर गई। तो मतलब लाल वाली वेव की कितनी फ्रीक्वेंसी हो गई, 5 हर्ट्ज हो गई। अच्छा, अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं, ठीक है, तो देखो, अब देखो यहां पे क्या हुआ, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, 2.5 से 5 हो गई। तो आप देख रहे हो उसकी वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम वेवलेंथ क्या होता है, तो चलो जी वेवलेंथ को भी देख लेते हैं। अब ये देखो, ये जो आपका 1 सेकंड का टाइम जब हमने नापा, वो तो हमारी क्या हो गई, वो तो हमारी
फ्रीक्वेंसी बताने के काम आया। लेकिन वेवलेंथ क्या होता है कि आपकी एक वेव जब कंप्लीट हो जाए उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, जब आपकी एक वेव कंप्लीट हो जाती है तो उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो देखो ये जो लाल वाली वेव है ये यहां से शुरू हुई, यहां खत्म हो गई पहली वेव। वेव का मतलब एक क्रस्ट और एक ट्रफ। ठीक है, तो ये क्या हुई, ये कंप्लीट हो गई, तो इसका जो वेवलेंथ हुआ वो हो गया इतना। लेकिन जो ब्लू वाली वेव थी वो यहां से शुरू हुई थी, ऐसे गई और यहां आके कंप्लीट हुई। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वेवलेंथ क्या हुई, ज्यादा हुई। तो अब आप सोचिए, जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी कम कर दी, वो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, इसकी वेवलेंथ क्या हो गई, सेम वेव की अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो उसकी वेवलेंथ होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, वो वेवलेंथ घट जाती है, सॉरी वेवलेंथ क्या हो गई, कम हो गई ना। आपने इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, ये ब्लू वाली वेव थी उसको आपने लाल में परिवर्तित कर दिया, तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी तो आपने बढ़ा दी लेकिन इसकी वेवलेंथ क्या हो गई, छोटी हो गई। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इट डिक्रीजेस। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स आपका, अरे एक सेकेंड, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, वेयर वॉज पेपर इन्वेंटेड। पेपर का आविष्कार कहां हुआ था, कागज का आविष्कार कहां हुआ था, चाइना में, इंडिया में, ज़ाम्बिया में या जर्मनी में। कहां पे आविष्कार हुआ था पेपर का, चाइना में, भारत में, ज़ाम्बिया में या फिर जर्मनी में। तो आप क्या आंसर करोगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इंडिया में नहीं हुआ था, पेपर का आविष्कार हुआ था चाइना में। ठीक है, कोरोना का आविष्कार कहां हुआ, उसका भी आंसर आप चाइना ही करेंगे। सार्स का आविष्कार चाइना, आविष्कार नहीं मतलब ये कहां से फैली आपकी बीमारियां। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली अ कॉज ऑफ कैंसर। निम्न में से क्या आपका कैंसर का एक कारण नहीं होगा। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, नेक्स्ट है जेनेटिक म्यूटेशन, नेक्स्ट आ जाता है अनुवांशिक संशोधन यानी कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन, और लास्ट आ जाता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि आपसे दूसरे वाले सामने वाले बंदे को क्या हो जाए, सामने वाले बंदे को हाँ जी, तो यहाँ पे देखो ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, मेरे सामने कोई बंदा खड़ा है, मैंने छींका तो मेरी छींक से जो ड्रॉपलेट्स निकले वो उस तक गए, ये हुआ ट्रांसमिशन। ठीक है, तो अब बताएं इनमें से क्या एक जनरल कॉज नहीं है कैंसर का। तो देखा एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जब एनवायरमेंट में चेंजेस आते हैं उसके कारण आपके शरीर के सेल्स में म्यूटेशन होता है, चेंजेस आते हैं, तो ये रीजन होगा। नेक्स्ट है अनुवांशिक परिवर्तन यानी कि जेनेटिक म्यूटेशन, कि जब भी मान लीजिए कोई जीन चेंज हो तब भी क्या होगा, तब भी आपको क्या देखने को मिलेगा, तब भी आप लोगों को कैंसर की बीमारी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आ जाता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन, कि आपके शरीर के अंदर क्या हो, जीन में ही परिवर्तन हो जाए, आपकी फैमिली की जो जीन हो वहां पे कुछ गड़बड़ हो जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं रीजन बन सकती है कैंसर का। लेकिन कैंसर कभी छींकने, हाथ मिलाने से, इन सब चीजों से नहीं फैलता। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन से ये कभी नहीं होता है। ठीक है जी, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर ये, वेयर इज द ह्यूमन बॉडी वेयर इन द ह्यूमन बॉडी यू कैन फाइंड द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। मानव शरीर में आप आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहां पा सकते हो, यानी कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं आपको कहां मिलेंगी, लैंगरहैंस की दीपिकाएं आपको कहां मिलती हैं। तो जिन बच्चों ने बायो पढ़ी है अच्छे से उनको ये क्वेश्चन का आंसर देने में कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होगी। करिए आंसर। तो देखो आपके शरीर का जो डियोडेनम होता है, डियोडेनम के अंदर होती है आपकी पैनक्रियाज। ये जो पैनक्रियाज होती है यहाँ पे आपको मिलती है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, तो अग्नाशय जो होता है उसके अंदर आपको क्या मिलती है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं मिलती हैं। और ये जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं इन्हीं के अंदर आपको क्या मिलता है, अल्फा सेल, बीटा सेल,
डेल्टा सेल, गामा सेल, ये सब मिलते हैं, जिनमें से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? बीटा सेल। क्यों? क्योंकि यहां से इंसुलिन निकलता है जो आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। ठीक है। अच्छा, अल्फा सेल से क्या था? ग्लूकागन निकल रहा था, जो क्या करता है ग्लूकागन? जो बेसिकली आपके जो स्टोर्ड आपका ग्लाइकोजन है उसको वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है ताकि आपको एनर्जी मिल सके। सोमैटोस्टैटिन निकलता था डेल्टा सेल से, जो क्या करता था? जो इन दोनों के प्रोडक्शन को रोकता था, सोमैटोस्टैटिन। ठीक है। तो इनमें से इनहिबिटिंग हार्मोन कौन सा है? निरोधी हार्मोन कौन सा है? तो ये जो सोमैटोस्टैटिन है ये क्या है? इनहिबिटिंग हार्मोन है। ठीक है। क्या है ये? निरोधी हार्मोन है। ठीक है। तो आई होप सो आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होंगी। जो चीजें नहीं समझ में आई डोंट वरी, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट लाइव क्लास में हम लोग उस चीज को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए अभी यहीं विराम लेती हूं। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।